अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमने अभी तक क्या किया कि हमने बेस बना लिए, दो मॉड्यूल थे वो हमने कवर कर लिए हैं कि HTML के साथ वेबसाइट कैसे बनती है। क्योंकि हमारे कोर्स का जो टाइटल है WMA मतलब वेब मोबाइल एप्लीकेशन, तो हम वेब मोबाइल में पहले वेब को कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें वेब आ जाती है तो मोबाइल जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उसमें 80% वही चीज़ें यूज़ हो जाती हैं जो वेब में हम पढ़ेंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस वेब पे कर रहे हैं कि वेब में ज़्यादा चीज़ें हमें स्टडी करना पड़ती हैं। तो उसके अंदर दो मॉड्यूल हमने अभी तक कवर कर लिए हैं कोर्स में, एक को हमने HTML बोला, दूसरे को CSS बोला। अब हमें नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाना है, और नेक्स्ट मॉड्यूल हमने रखा हुआ है कि आप लोगों को ये समझ आए कि जो कोड हम कर रहे हैं उस कोड को सेव कैसे करना है। सेव का क्या मतलब है? अभी तक जितना कोड हमने लिखा है वो कोड हमारे सिस्टम में पड़ा है, लैपटॉप में पड़ा है, ऐसे ही है ना। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा एक जो है वो लैपटॉप है, उस लैपटॉप के अंदर हम सारा कोड जो है, जितनी भी कोडिंग HTML CSS की, वो VS कोड में करते हैं, मतलब अपने लैपटॉप में करते हैं। तो आप सोचो कि हमारे पास एक बड़ी वेबसाइट हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर कोई 50-100 पेजेस हमने डिज़ाइन किए हैं CSS के साथ, सारी चीज़ों को प्रॉपरली डिज़ाइन कर दिया है, और जिस तरह की हम असाइनमेंट करते हैं फुल फ्लेज, तो वो करीब किया है। और उसके बाद हमारा लैपटॉप ख़राब हो जाए अचानक, या उसकी हार्ड ख़राब हो जाए, तो क्या होगा? तो उससे ये इशू होगा, जो भी हमने मेहनत की है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। यानी अगर हमारा कोड ही चला गया तो पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। जो भी हमने मंथ्स ऑफ मंथ लगाए होंगे वो हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा लैपटॉप है वो कोडिंग करने के लिए सेफ़ नहीं है। यानी कोड तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोड रखने के लिए वो सेफ़ नहीं है, सेफ़ जगह नहीं है। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसके अंदर, जैसे कि वो उसका हार्डवेयर ख़राब हो सकता है, वो हमारी विंडो करप्ट हो सकती है, हमारी हार्ड करप्ट हो सकती है, कुछ भी मसला आ सकता है लैपटॉप में, जिसके आने से हमारे पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ज़ाया हो सकता है। इसलिए नॉर्मली जो डिजिटल लोग होते हैं, जो यानी ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेब मोबाइल बनाते हैं, वो अपना कोड अपने लैपटॉप में नहीं रखते हैं। अपने लैपटॉप में रखेंगे तो लैपटॉप ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह जो अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, यानी मेरे पास इस वक्त मेरा लैपटॉप अगर ख़राब हो जाए या मैं खुद से सब कुछ डिलीट कर दूं, तो मुझे कुछ टेंशन नहीं होती कि मेरी कोई चीज़ डिलीट हो गई है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को मैंने सेफ प्लेस पे सेव किया हुआ है। अगर हम अपने लैपटॉप में रखेंगे तो वो सेफ़ नहीं है। अच्छा, सेफ प्लेस क्या होती है? सेफ प्लेस ये है कि हम इसको किसी क्लाउड पे रख दें। क्लाउड का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे सर्वर बने हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े रूम्स बने हुए हैं जिसके अंदर तादाद के अंदर बड़े बड़े इस तरह की मशीन्स पड़ी होती हैं। इन मशीन्स को हम सर्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। ये भी एक हम जिस तरह हमारा लैपटॉप है ना, इसी तरह की होते हैं, लेकिन इनके अंदर ना पावर ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा इनमें स्ट्रॉन्ग पावर होती है। क्यों पावर ज़्यादा होती है? क्योंकि ये ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की पावर, ये 24 आवर चलते हैं। फिर उसके अंदर ये इंटरनेट की स्पीड इनके अंदर काफ़ी अच्छी होती है। इनको एट बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये मशीन 24/7 जो है वो अलाइव रहे, ये कभी भी बंद ना हो। जिस तरह हमारा लैपटॉप तो बंद भी हो जाता है ना, तो ये बंद नहीं होते हैं। फिर हमारे लैपटॉप में लिमिटेड रैम होती है, जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। इसमें जीबीज नहीं, इससे भी आगे टीबीज़ के अंदर रैम होती है। फिर हमारे सिस्टम में लिमिटेड हार्ड होती है, तो इसमें हार्ड भी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको सर्वर बोलते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारा जो लैपटॉप का डाटा है वो हम इन सर्वर में रखते हैं। ये मशीन होती है, फिजिकल मशीन होती है। अच्छा, अब आप लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है, मैंने कोड लिखा, वो कोड हमने इस मशीन में आगे कहीं पे सेव कर दिया इसके अंदर, ठीक है, इस जिसको हम ये सर्वर बोल रहे हैं, तो इसके अंदर हमने अपना डाटा जो है वो सेव कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी हार्ड ख़राब नहीं हो सकती? जिस तरह हमारी हार्ड ख़राब होती है तो मोस्टली चांसेस हैं कि इसकी हार्ड भी ख़राब हो जाए। हमारी विंडो करप्ट होने का चांसेस हैं, तो इसकी भी विंडो करप्ट होने के चांसेस हैं। तो फिर ये सेफ़ कैसे हुआ? हो सकता है कि
जहाँ पे ये रखे हुए हैं उस पर्टिकुलर हॉल के अंदर फायर हो जाए और सारे आग लग जाए तो सारे जल सकते हैं, तो फिर भी सारा डाटा वेस्ट हो सकता है। तो फिर ये सेफ़ तो नहीं हुआ ना। जो हमें प्रॉब्लम थे कि हमारा कोड जो है वो सेफ़ नहीं है, तो हम कोड को उठा के इसके अंदर रख दें तो फिर ये भी सेफ़ नहीं हुए। अच्छा, इसका आंसर ये है कि ये जो सर्वर्स होते हैं ना, ये सर्वर, एक तो ये चीज़ है ये हमसे दूर हैं। अच्छा, ये हमसे दूर हैं, लाइक हम अगर यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में तो ये हो सकता है यूएस में हो सकता है ये कनाडा में हो, अदर कंट्रीज़ में होते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम यहाँ से बैठ के उस पर्टिकुलर मशीन में यानी सर्वर में जो कि यूएस में पड़ी है उसमें डाटा रखते हैं, तो हमारी नज़र में ये क्या होता है कि हमने अपना डाटा क्लाउड पे रख दिया। क्लाउड मतलब देखो, एक जगह पे मैंने डाटा रखा, वो डाटा कहाँ पे सेव हुआ मुझे नहीं पता। हुआ तो इस तरह की किसी मशीन में, किसी फिजिकल हॉल में ही हुआ, यूएस में, यूरोप में, या किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में, इंडिया में कहीं पे सेव हो गया वो डाटा मेरा। अच्छा, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे सेव हुआ है, समझ रहे हैं। तो हम उसको कहते हैं कि मेरा डाटा क्लाउड पे सेव हो गया। क्लाउड मतलब बादलों में, कहीं दूर, मुझे नहीं पता, तो इसलिए हम इसको वर्ड क्लाउड बोलते हैं कि वो हमसे कहीं दूर मेरा डाटा सेव है। अच्छा, वो किसी न किसी फिजिकल हॉल में कोई मशीन होगी फिजिकल, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, उसमें ही वो डाटा हमारा परमानेंट सेव होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो हम क्लाउड पे डाटा सेव करेंगे, क्लाउड वर्ड समझ आ गया ना, कि जो हम डाटा रखेंगे वो हम अपने से दूर रखेंगे, अपने लैपटॉप में नहीं रखेंगे, अपने से कहीं दूर रखेंगे। अब वो दूर कहाँ पे है मुझे नहीं पता, वो हो सकता है यूएस में, हो सकता है कनाडा में, हो सकता है यूरोप में, हो सकता है इंडिया में, हो किसी भी दूसरे कंट्री में, हो सकता है हमारे ही कंट्री में किसी दूसरे सिटी में हो। तो अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे सेव हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, क्लाउड, क्योंकि वो कहीं क्लाउड में गुम गया है, कहीं दूर हमने रख दिया है उसको, सही है। अब क्वेश्चन जो सॉलिड था वो ये था कि हमारा लैपटॉप तो ख़राब हो सकता है, तो हमारा क्लाउड पे जो हम डाटा रखते हैं तो वो क्यों नहीं ज़ाया हो सकता, क्योंकि वो भी तो किसी फिजिकल मशीन में किसी पर्टिकुलर हॉल में ही पड़ा है, उसको भी फायर हो सकती है, उसमें भी चीज़ें आ सकती हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपना डाटा यहाँ से निकाला लैपटॉप से, इसको रख दिया कहाँ पे, सर्वर या क्लाउड में, जिसको हम इसको वर्ड क्लाउड बोलेंगे, क्लाउड में रख दिया। अच्छा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा डाटा क्लाउड में रखा और वो वेस्ट हो जाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्लाउड की ना बहुत सारी डिफरेंट कॉपीज़ होती हैं, यानी हम अपना एक डाटा जो है ना वो बहुत सारे डिफरेंट, जब हम उसको रखेंगे क्लाउड के ऊपर तो क्या होगा, तो ये क्लाउड की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी इस तरह। तो टेक्निकली अगर मैंने एक फाइल रखी है एक पर्टिकुलर क्लाउड पे, यानी एक सर्वर में, तो वो इस जगह पे भी है जो कि यूएस में सर्वर पड़ा है, वो किसी यूरोप में सर्वर पे जगह पे भी है, वो इंडिया में भी है, वो मलेशिया में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, यानी वो डाटा एक से ज़्यादा जगह पे कॉपी है उसकी पड़ी हुई है। तो लेट्स सपोज अज्यूम करो कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सर्वर की हार्ड ख़राब हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि दूसरी पर्टिकुलर हार्ड में कॉपी पड़ी है, सेव है, तो वो वहां से ले लेंगे। अब लेट्स सपोज पूरे एक हॉल में उसमें फायर हो जाती है, आग लग जाती है, यानी हमारा डाटा पड़ा था गूगल के सर्वर रूम में, सही है, उनके हॉल के अंदर फायर हो जाती है, तो मैटर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उसी तरह का एक सर्वर रूम उसी सिटी में एक सेपरेट प्लेस पे भी बनाया गया। अब इमेजिन करो कि कोई न्यूक्लियर बम फट जाता है या कोई ऐसी चीज़ होती है, पूरे का पूरा कंट्री तबाह हो जाता है, फिर भी हमारा डाटा ज़ाया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा डाटा सिर्फ एक कंट्री पे भी डिपेंडेंट नहीं है, दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है, यानी दूसरी कंट्री में भी उसकी डुप्लीकेट पड़ा है। अगर उसमें भी मसला हो जाता है तीसरी में भी, मतलब इतने बड़े चांसेस हो ही नहीं हो सकते। एक तो एक ही कंट्री के अंदर भी मल्टीपल प्लेसेस पे डाटा पड़ा है और मल्टीपल प्लेसेस में भी मल्टीपल हार्ड में कॉपीज पड़ी हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल कंट्रीज में कॉपी पड़ी हैं। अब एक ही सूरत में क्लाउड से डाटा हमारा ज़ाया हो सकता है अगर पूरी दुनिया में एंड हो जाए, उसके अलावा कोई भी चांसेस नहीं है कि हमारे क्लाउड का डाटा वेस्ट हो जाए। अच्छा, अब ये जो डाटा, ये जो सर्वर बनाते हैं, ये कौन लोग होते हैं, मतलब ये जो इतने इतने बड़े हॉल बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, ये कुछ बड़ी बिग कंपनीज हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं।
इन्वेस्टमेंट क्यों करती हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो ये अपने सर्वर प्रोवाइड करते हैं, यानी अपनी जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, उस स्पेस का ये लोग चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं लोगों से। जिस तरह लोग घर बना बना के रेंट पे देते हैं ना, उससे अर्निंग करते हैं, इस तरह ये इस तरह के सर्वर लगाते हैं, फिर उन सर्वर का रेंट लेते हैं, डिजिटल रेंट। लाइक देखो फिजिकली उसने हॉल, जिस तरह ये इतना बड़ा हॉल बनाया, इस हॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे कोई सर्वर हम लगा दें, फिर इसमें 24 घंटे एसी भी चलेंगे, नेटवर्क इंजीनियर भी होगा, इसमें हर तरह की वो चीज़ें, हार्डों को रिप्लिकेट भी करेंगे, अगर ख़राब हो जाती है, रैम ख़राब होती है उसको चेंज करेंगे, उनकी हेल्थ को चेक करते रहेंगे, तो एक खर्चा आता है। उस एक्सपेंस के बदले में फिर वो हमसे चार्ज करते हैं कंपनीज। अच्छा, अब बड़ी बड़ी कंपनीज के ये बिजनेसेस हैं, जैसे गूगल के अपने सर्वर्स हैं, सर्वर रूम्स है, तो उनका एक अपना बिजनेस है, यानी वो इसको करते हैं। AWS क्लाउड है, उसका एक अपना बिजनेस है। डिजिटल ओशन क्लाउड है, उसका एक अपना बिजनेस है। फेसबुक के अपने सर्वर्स हैं, उनका एक अपना बिजनेस है। तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने अपने सर्वर रूम बनाए हुए हैं, उनको वो उनके ऊपर लोगों का डाटा सेव करते हैं, और उनकी उन्होंने मल्टीपल, जैसे गूगल के ऊपर हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों? गूगल के सर्वर बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे लोकेटेड हैं। तो अगर हम गूगल सर्वर लोकेशन पूछे ना, तो डाटा सेंटर की बहुत सारी लोकेशंस हैं। ये इन सारी लोकेशन के ऊपर पूरी दुनिया में ये गूगल के सर्वर जो है ना वो लोकेटेड हैं। यहाँ पे देखें, कैलिफोर्निया में, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, फिर डिफरेंट साउथ अफ्रीका में, फिर यूरोप के अंदर, फिर एशिया में, डिफरेंट जगहों पे उन्होंने सर्वर, और एक ही कंट्री के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट सर्वर डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। ये इस तरह की इनकी पूरी पूरी बिल्डिंग होती हैं, बहुत बड़ी स्पेस होती है जहाँ पे ये अपना डाटा सेंटर बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह करके गूगल के जो डाटा सेंटर्स हैं, या AWS के जो मेजर बड़ी कंपनीज हैं, या माइक्रोसॉफ्ट है, उन पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका डाटा कभी भी ज़ाया नहीं होगा। तो अब इमेजिन करो कि आज तक आपने कोई क्लाउड यूज़ किया जिस पे डाटा सेव किया हो आपने, गूगल ड्राइव, जी ड्राइव। अब वो गूगल का डाटा सेंटर को यूज़ करती है, तो समझो जब हम अपने लैपटॉप से क्लाउड पे अपनी फाइल गूगल जी ड्राइव में सेव करते हैं, जी ड्राइव में अपनी फाइल को सेव करते हैं, तो क्या होता है, समझो इसकी कॉपीज जो है ना वो मल्टीपल लोकेशंस में ऐसे, यानी सेम फाइल सारे उनके डाटा सेंटर्स के अंदर सेव हो जाती है। उससे क्या होता है कि हमारी फाइल के डिलीट होने के या हमारे डाटा के ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो। कभी कभी सुना है कि कभी गूगल ड्राइव के ऊपर हमने कोई फाइलें रखी थी और वो क्रैश हो गया और वो सारा डाटा हमारा ज़ाया हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने इसके सारे सेफ्टी मेजर अवेलेबल जो है ना वो अरेंज किए हुए हैं। अब ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या ये सेफ्टी मेजर हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमने कोड लिखा, उसको फिर हमें 2-3 लैपटॉप लेने पड़ेंगे, ताकि एक हार्ड तो ख़राब हो सकती है ना, 2-3 लैपटॉप होंगे तो चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर एक और मसला आएगा, अगर हमारे घर में फायर हो जाती है तो मेरे तीनों लैपटॉप ज़ाया तो कोड भी ज़ाया। तो फिर क्या कर सकते हैं, एक लैपटॉप किसी रिलेटिव के दूसरे सिटी में भेज सकते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा सेव करना है तो उसको आउट ऑफ कंट्री भेज सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम ये वाली स्ट्रेटजी खुद से सेफ्टी की तरफ तो नहीं जा सकते, इसलिए हमेशा हम क्लाउड को ही प्रेफर करेंगे, क्लाउड पे ही अपनी चीज़ें रखेंगे, क्योंकि क्लाउड ज़्यादा सेफ है। लेकिन वो एक लैदा सिनेरियो है कि वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर है। अभी हम सोच रहे हैं कि हमने जो कोड लिखा है ना, कोड, वो कोड हमने उसकी index.html या बहुत सारी डिफरेंट फाइलें बनाई हैं, वो हमारे लैपटॉप में रहता है। तो अगर हमारा लैपटॉप में क्रैश आ गया तो वो कोड ज़ाया हो सकता है। हम ये एक प्रॉब्लम समझ रहे हैं, और इस प्रॉब्लम का सलूशन हमने क्या समझा कि जिस तरह गूगल ड्राइव है, जी ड्राइव है, या कोई भी ऐसा क्लाउड, उसके अंदर अपना कोड रखें ताकि हमारा कोड क्या हो जाए, सेफ हो जाए। अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि एप्लीकेशन कैसे चलेंगे, सर्वर कैसे मैनेज होंगे एंड सो ऑन, वो कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है, वो एंड पे होगी। ये समझ आ गया ना आपको? तो इसलिए हमेशा आपने अपने सिस्टम में कोई भी अपना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं रखना। सारा के सारा डाटा कहाँ रखना है? क्लाउड पे रखना है। अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो जी ड्राइव पे रखना है।
अगर आप AWS यूज़ करते हैं तो उसके क्लाउड पे रखना है, डिजिटल ओशन कोई भी क्लाउड यूज़ कर लें, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड यूज़ कर लें, फेसबुक के अपने उसमें फोल्डर्स में सेव कर लें, या मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो क्लाउड अवेलेबल हैं। अच्छा, अब चीज़ ये आती है कि ये क्लाउड कितना फ्री प्रोवाइड करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव जो है 15 GB डाटा देता है, वो क्यों इतनी लिमिट उन्होंने लगाई हुई है? क्योंकि एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है वो फ्री में क्यों देते हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि अगर वो फ्री में देते हैं तो उसका उनको बेनिफिट क्या होता है, और दूसरा वो लिमिट क्यों लगाते हैं। एक तो अगर वो अनलिमिटेड कर देंगे फ्री तो फिर क्या होगा कि उनको बहुत सारे और भी सर्वर लगाने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें, फ्री में वो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, लिमिटेड वो फ्री देते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब आप गूगल ड्राइव पे आते हो, आगे अपना डाटा उस पर रखना शुरू करते हो, तो उसका एक फ़ायदा ये है कि वो हो सकता है वो डाटा को यूज़ कर रहा हो और डाटा ही भेज रहा हो, क्या पता ना, डाटा को यूज़ कर करके ही कोई फ़ायदा उठा रहा हो। दूसरा क्या हो सकता है कि जब आप एक चीज़ को इस्तेमाल करने पर लग जाते हो, आपको उसकी आदत हो जाती है, तो आपका 15 GB ख़त्म हो गया, फिर आप ये तो नहीं करोगे कि एक और अकाउंट पे भी मेंटेन करो, उतनी फाइलें रखो, मुश्किल लगता है। फिर बंदा क्या कहता है, यार चलो परचेज कर लेते हैं, इतने को पैसे ही है ना, 100 GB मिल रहा है, तो मतलब थोड़े से पैसे लगाते हैं, 100 GB 200 GB जो है वो ले लेते हैं, मज़ीद परचेज कर लेते हैं, तो थोड़े से पैसे लगते हैं। फिर वो, लेकिन उसकी वो फिर आपकी हर मंथली कॉस्ट में आ जाता है, हर मंथ आपको उस गूगल को पे कर रहे हो। तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म छोटी चीज़ें फ्री में देते हैं ताकि कस्टमर आए, और फिर कस्टमर आए यूज़ करने लग जाए, और फिर लॉन्ग टर्म से चार्ज किया जा सकता है। तो अब एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि अपने लैपटॉप में कुछ भी सेव नहीं रखना, सब कुछ कहाँ रखना है, ड्राइव में रखना है। अगर आप मुझे भी देखें ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा लैपटॉप आज ख़राब हो जाए, मैं इवन खुद अपने सारे फोल्डर डिलीट कर देता हूँ जब मेरी स्पेस खत्म होती है, और मुझे टेंशन नहीं होती, क्यों, मेरी हर चीज़ ड्राइव पे सेव है। जैसे आप लोगों की मैं जो टीचिंग करता हूँ सारी चीज़ें, अगर मैं इसकी ड्राइव खोलूँ तो मैंने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे सेव करके रखी हुई हैं। जितनी क्लासेस मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरी स्लाइड्स हैं, चीज़ें हैं, क्विज़ हैं, जो टेस्ट दिए हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पे मुख्तलिफ फोल्डर स्ट्रक्चर हैं। यानी मैंने अपने लोकल में डाटा नहीं रखा हुआ सारा, यानी ये देखो 9 GB डाटा मेरा यहाँ पे यूज़ है, तो सारी चीज़ें मैं क्लाउड पे रखता हूँ, यानी जी ड्राइव के क्लाउड पे। उसका फ़ायदा क्या है, अगर मेरे लैपटॉप को कभी कुछ हो भी गया, हो सकता है कोई स्नैचिंग भी हो सकती है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट मेरी सारी चीज़ें तो मेरे पास जैसे मैं दोबारा अपनी ईमेल लॉगिन करूँगा तो मेरे पास हर चीज़ रिकवर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्लाउड पे चीज़ें रखना ज़्यादा सेफ़ है, अपने लैपटॉप में रखना सेफ़ नहीं है। तो आप लोगों ने हर चीज़ अपनी जो भी कीमती चीज़ है वो आपने अपनी ड्राइव में रखनी है। अब मूवीज़ को ड्राइव पे रखने की ज़रूरत नहीं है, मूवीज़ दोबारा भी डाउनलोड की जा सकती हैं, या समटाइम लोग क्या होता है यूट्यूब से चीज़ें डाउनलोड कर करके अपनी ड्राइव भर लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा यूट्यूब से डाउनलोड हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी नोट्स हैं, जो आपकी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम हमेशा कहाँ पर रखेंगे, ड्राइव पे रखेंगे। अच्छा, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। एक प्रॉब्लम हमने देखा था, उसका सोल्यूशन भी हमने ढूंढ लिया। तो अब इसका मतलब है कि जो भी हम कोड करेंगे वो कोड हमेशा कहाँ पे रखा करेंगे, क्लाउड ड्राइव पे रखा करेंगे। अब मसला ये है कि बाकी फाइलों में तो मसला नहीं होता। जैसे हमने कोई नोट्स बनाए, वो नोट्स एक दफ़ा अपने लैपटॉप से उठाए और रख दिए कहाँ पे, क्लाउड के ऊपर। अब इमेजिन करो हम कोड कर रहे हैं, अब हम कोड कर रहे हैं तो हमने HTML फाइल बनाई सुबह 11 बजे, तो अब HTML फाइल को 11 बजे क्लाउड पे रखें या ना रखें? 11 बजे रख देंगे तो वो तो खाली HTML है, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। अब आप कहो कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले पूरा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, फिर मैं इसको ड्राइव पे रख दूंगा, तो क्या होगा? अब पूरा प्रोजेक्ट बनाने में हो सकता है महीना लग रहा है और 15 दिन बाद लैपटॉप ख़राब हो जाए, तो क्या होगा, सारा कोड ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि ठीक है रोज़ की रोज़ रखते हैं, तो मैं सारा काम करूं और शाम को अपलोड कर दूं। अच्छा ठीक है, शाम को अपलोड कर देंगे तो क्या होगा कि आपने सारा काम किया, आपने शाम को अपलोड कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं, 9 बजे शुरू किया, 2 बजे लैपटॉप ख़राब हो गया, तो फिर क्या होगा? तो इतना को कोड दोबारा करें, इतना कुछ करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, ये भी कोई मज़े का सलूशन नहीं लग रहा। अब हम घंटे घंटे बाद रखने लग जाएं तो फिर टाइम ज़ाया होगा। अच्छा, एक और चीज़,
ठीक है, हमने डेली भी रखते हैं, डेली रख लिया। अब हर रोज़ एक नई फाइल ड्राइव पे सेव करी जाएंगे, तो ड्राइव के ऊपर भी क्या होगा, सारा रश लग जाएगा, हमें समझ नहीं आएगी। फिर इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएंट बनाने पड़ेंगे। कैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने, लेट्स सपोज हम अपने इधर आते हैं, तो हम इधर बनाते हैं एक फोल्डर जिसको हम गिटहब या गिट बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आए, हमने एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, ठीक है, उसको कह दिया मे बी मैंने एक प्रोजेक्ट मैंने बनाना शुरू किया। अब उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, index.html। अब इसके अंदर हमने कुछ कोड भी कर लिया। अब अगले दिन हम आए, अब हमने पुरानी फाइल को कहाँ पे रखना था, ड्राइव पे रखना था ना। अब हम अगले दिन आते हैं, तो फिर उसी फाइल में कोड रखेंगे, तो उसी फाइल को हम रखेंगे तो हमारी फाइलें डुप्लीकेट होंगी, या हमारी फाइलें एग्जिस्टिंग को हम रिप्लेस करेंगे ड्राइव पे रखते हुए। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा कि हो सकता है कि कल तक मेरा कोड चल रहा हो, लेकिन आज मेरा कोड ना चल रहा हो। क्यों? क्योंकि जो मैंने नया कोड किया है वो थोड़ा मसला भी, इशू भी या मसला कर सकता है। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए कि हमें रेदर देन कि हम अपने पुराने कोड को रिप्लेस करें, हमें क्या करना चाहिए, वेरिएंट बनाने चाहिए। v1 यानी एक फोल्डर बनाया v1, हमने एक फोल्डर बनाया v1, एक फोल्डर बनाया v2, एक फोल्डर बनाया ठीक है। तो करूँगा क्या कि सेम फाइल को मैं हर फोल्डर में, आज मैंने काम किया तो मेरा v1 बन गया, कल मैंने आज नेक्स्ट डे काम किया उसका एक और v1, फिर मैंने उससे अगले दिन काम किया। तो यानी मैं हर काम को क्या कर रहा हूँ, डे वाइज जो है ना वो वेरिएंस के अंदर सेव करते जा रहा हूँ। ये मेरा ज़्यादा सेफ तरीका हो गया ना, क्योंकि जो मेरा पहला तरीका था कि सेम फाइल को चेंज करते जाओ, तो क्या हो सकता है कि कभी एक फाइल ख़राब मैंने अपलोड कर दी गलती से, तो क्या होगा, सारे का सारा कोड ख़राब हो जाएगा। अगर इस तरह के वेरिएंट बने होंगे, तो अगर मेरा आखिरी वेरिएंट v3 नहीं चल रहा तो मैं v2 चला लूँगा, v2 नहीं चल रहा तो v1 चला लूँगा, तो मैं अपने किए हुए काम से पीछे पीछे जाके चेक कर सकता हूँ। तो ये बेहतर स्ट्रेटजी है। अब मसला ये है कि इन वेरिएंट के आगे कौन सा वेरिएंट हम कब क्रिएट कर रहे हैं उसकी डेट भी मेंशन करनी चाहिए। अब ये वेरिएंट कौन क्रिएट कर रहा है उसकी डिटेल या उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो ये भी एक जो है वो सिलसिला चल पड़ा है हमारे पास। तो एक तो ये है कि हमें ड्राइव पे अपनी फाइल रखनी है और डेली रखनी है या कुछ घंटों के बाद रखनी है। तो बेहतर यह है कि हम फोल्डर बना के उसकी कैटेगरीज या कॉपीज मेंटेन करें, ताकि कभी भी कोई गड़बड़ हो तो हम पीछे रिवर्ट बैक हो सके। अच्छा, एक और अब इसमें चीज़ है कि अब इमेजिन करो, अब ये एक मैंने दो मसले डिस्कस कर लिए ना। एक तो हमें क्लाउड पे जाना है, और दूसरा ये मसला मैंने डिस्कस कर लिया कि क्लाउड पे भी जाना है तो हमें वेरिएंट्स बनाने पड़ेंगे, वो ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू हम उसी फाइल को रिप्लेस करते जाएं, क्लाउड पे रखें, ताकि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो बनती जाएं। अब इमेजिन करो कि हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 3-4 लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट 1 है या प्रोजेक्ट A है, उसमें जब हम बड़ी ऐप्स बनाते हैं तो उस पर हम अकेला बंदा तो सारी ऐप नहीं बना सकता ना। तो क्या करते हैं कि मल्टीपल लोग काम करते हैं, मल्टीपल लोग ऐप्स बनाते हैं। एक ही ऐप पे मतलब ज़्यादा लोग काम करते हैं, जैसे फेसबुक एक ऐप है तो उनके 80,000 डेवलपर्स हैं, तो 80,000 लोग एक ही ऐप पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर सब लोगों ने काम करना है तो वो हम कैसे करें, ये भी एक इशू है। जैसे एक डेवलपर A है, वो काम कर रहा है सेम प्रोजेक्ट के अंदर सेम फाइल में, डेवलपर B भी काम कर रहा है, डेवलपर C भी काम कर रहा है। यहाँ भी इसको ड्रा कर लेते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो समझो एक प्रोजेक्ट है, इसको हम कह देते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है जो हम बना रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम 2-3 लोग काम कर रहे हैं, डेवलपर A,
और डेवलपर सी। ये सब लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोजेक्ट पे जो है ना ये सब लोग ही लगे हुए हैं काम करने ऐसे। अब इमेजिन करो कि ये भी अगर सेम इंडेक्स डॉट HTML में काम कर रहा है लेकिन फूटर सेक्शन में, ये भी काम कर रहा है लेकिन मेन सेक्शन में, ये काम कर रहा है हेडर सेक्शन में। अब इसने फूटर सेक्शन कर लिया है, इसने मेन सेक्शन कर लिया, इसने हेडर सेक्शन कर लिया है। अब हेडर, मेन और फूटर सेक्शन इन्होंने लहदा बना लिए हैं। अब इन तीनों की लहदा फाइलें, उन फाइलों को क्या, अब 3 फाइलों को तो नहीं हम चला सकते ना, ऐप का फूटर लहदा चल रहा है, हेडर लहदा चल रहा है, सेक्शन मेन लहदा चल रहा है, ऐसे तो नहीं होता ना। सारे सेक्शन क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो अगर इसने लहदा बनाया, इसने लहदा बनाया, इसने लहदा, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, ताकि इन सबका कोड लेके एक ही फाइल में ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया जाए और फिर गूगल ड्राइव पे या किसी भी ड्राइव के ऊपर अपलोड किया जाए। तो टेक्निकली हमें इस प्रोजेक्ट में जब ये सारे अपना अपना कोड देंगे तो हमें कोड को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज मतलब आपस के अंदर मिलाना। अब इसको करने के लिए डेफिनेटली हमें किसी न किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत है, यानी फोर्थ पर्सन की ज़रूरत है ना, एक ऐसा पर्सन जो क्या करे, मर्जिंग करे, कोड की मर्जिंग करे, ऐसे ही है ना। तो वो इन तीनों से कोड ले लेगा और आपस में बैठ के उसको देखेगा, डिसाइड करेगा हेडर को ऊपर रखना है, फुटर को नीचे रखना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, उसकी फाइनल चीज़ बना लेगा, उसको फिर वो ड्राइव के ऊपर जाके सेव करेगा वर्जन बना के। अब ये सारा काम जो हम कर रहे हैं ना, ये सारा काम अगर हम मैन्युअली करने बैठे हैं तो हमें एक पर्सन ऐसा रखना पड़ेगा जो सिर्फ हमारे कोड की कॉपी सेव कर रहा है और उसकी मैनेजमेंट कर रहा है, मर्जिंग कर रहा है। कोड मैनेजर है वो, सिर्फ एक्चुअली कोड को मैनेज कर रहा है। अब एक पूरा पर्सन सिर्फ कोड मैनेज करने लग जाएगा तो वो तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा ना किसी भी प्रोजेक्ट। लाइक 3 डेवलपर काम कर रहे हैं, चौथा बंदा सिर्फ इसलिए रखा हुआ है जो तीनों का कोड मर्ज कर रहा है। और अगर 50 लोग हो जाएं तो एक तो नहीं मर्ज करेगा, फिर वो भी 3-4 रखने पड़ेंगे, और उससे भी ज़्यादा हो जाए तो वो मतलब एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो पैदा हो जाएगा। फिर एक और इशू है, इस बंदे ने, फोर्थ पर्सन ने कोड मर्ज किया, इसके पास कोड ठीक चल रहा था, इसके पास अपना फंक्शन सही चल रहा था, इसके पास अपना फंक्शन सही चल रहा था। अब जब मर्ज हुआ अब सही नहीं चल रहा, यानी किसी एक बंदे के कोड की वजह से पूरा कोड क्या हो गया, खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब बंदा पकड़े किसको, फोर्थ पर्सन का पकड़े। वो कहेगा मैंने तो मर्जिंग किया, मैंने तो कोई भी काम नहीं किया, मुझे तो क्या पता कि सही चल रहा है या खराब चल रहा है। अब इसको कहें, वो कहेगा मेरा सही चल रहा है, इसको कहें कि वो कहेगा मेरा सही चल रहा है, यानी ये एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। कोई भी बंदा मानेगा नहीं कि किसके कोड की वजह से गलती हुई है। तो यानी अगर किसी बंदे की कोड की वजह से गलती हो रही है वो भी हमें पता नहीं लगेगा। तो 3-4 मसले मैंने डिस्कस किए। एक सबसे पहला मसला, हमारा लैपटॉप सेफ नहीं है, हमें स्टोरेज के लिए कोई क्लाउड चाहिए ताकि हमारा कोड क्या हो जाए, सेफ हो जाए। दूसरा मसला मैंने क्या डिस्कस किया कि क्लाउड के ऊपर तो रखना है लेकिन एक ही फाइल को रिप्लेस करते जाएंगे तो मसला हो सकता है कोड हमारा सारा चलना बंद हो सकता है। तो उसके क्या बनाने चाहिए, हमें वर्जन बनाने चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया कि यार एक से ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं जो एक ही फाइल में कोड कर रहे हो, तो उनके कोड को मर्ज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करें, एक तो उन तीनों से कोड लेंगे कैसे, USB में लेंगे, व्हाट्सएप पे लेंगे, कहाँ लेंगे। एक तो कोड लेने का मसला, फिर कोड मिल गया तो एक चौथा पर्सन रखना पड़ेगा जो क्या करेगा, इन सब का मर्जिंग करेगा। अब 5वां मसला क्या था, गलत मर्जिंग होगी, कुछ इशू हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिर बहुत टाइम ज़ाया होगा। तो इन सारे मसलों का एक हल है जिसको हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल, VCS, लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमने मसले डिस्कस किए हैं ना ये सारे,
यानी ये जो चौथा पर्सन है ना, वो इंसान नहीं होता, वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। यानी वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे VCS बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसको हम गिट बोलते हैं, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। यानी गिट हमारे लिए ये चौथा पर्सन है ना, उसका जो काम करता है, यानी उसका काम क्या था, कोड को मर्ज करना, कोड के अंदर वर्जन बनाना, यानी वो जो फोल्डर बनाने हैं ना, वर्जन V1 V2 V3, वो वाले वर्जन बनाना, और साथ में कोड को क्या करना, मर्ज करना। ये काम किसका था, जो चौथा पर्सन हमने हायर करना था। उसकी जगह पे अब कौन काम करेगा, गिट का सॉफ्टवेयर जिसे VCS बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर जो वो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए हैं, सबसे पहले ये कोड को सेव करता है, मतलब इसकी मदद से हम कोड को क्लाउड पे रख सकते हैं। यानी बार बार यहाँ पे अगर हम अपनी ड्राइव पे रखेंगे कोड, तो क्या होगा, ड्राइव पे कोड रखने के लिए भी कोई इंसान की ज़रूरत पड़ेगी ना, पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हमारा टाइम वेस्ट होगा। यानी कोई पर्सन कॉपी करके पेस्ट करेगा ना इधर क्लाउड के ऊपर, वो भी काम ये खुद से करेगा, यानी क्लाउड के ऊपर ये खुद ही रख लेगा, हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये वर्जन बनाएगा, फिर ये सेफ्टी भी आ गई, वर्जन भी बन गए, फिर ये अगर एक से ज़्यादा डेवलपर काम कर रहे हैं उनका कोड मर्ज भी करेगा, फिर जो है ये भी बताएगा कि किसके कोड की वजह से क्या मसला है। यानी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरा कोड की वजह से मसला नहीं आ रहा, जिसके कोड की वजह से मसला आ रहा है उस बंदे की आइडेंटिटी पता लग सकती है। यानी ये देखो डेवलपर ABC हैं, इसने कोड मर्ज किया, अगर कोड में कोई इशू बना तो वो बता देगा कि ये डेवलपर A के कोड की वजह से मसला बना है, डेवलपर B के कोड की वजह से मसला बना है, या डेवलपर, हर कोड जो हमें नजर आ रहा होगा उसकी ओनर कौन है वो भी हमें पता लग रहा होगा। इन सब मसलों का हल जो है वो गिट बब है। गिट जो उस्ताद है ना, ये इन सारे कामों को खुद ही हैंडल करता है, हमें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब गिट का काम तो ये सारी वर्जन मैनेजमेंट करना, जो भी मसले हमने डिस्कस किए हैं वो। अब हमें चाहिए क्लाउड, कि हमने अपना सारा कोड मैनेज करना है, उसको क्लाउड पे रखना है। तो अब गूगल ड्राइव जो है ना, वो इस पर्पज़ के लिए क्लाउड नहीं बनाया गया, वो इस पर्पज़ के लिए वो नहीं बनाया गया क्लाउड, वो बनाया गया हमारी डेली बेसिस की फाइल्स को सेव करने के लिए। कोड को सेव करने के लिए वो क्लाउड नहीं है। कोड को सेव करने के लिए ऐसा क्लाउड होना चाहिए जो गिट के साथ कम्युनिकेट कर सके, गिट जिसके साथ बातचीत कर सके। उसमें बहुत सारे डिफरेंट क्लाउड हैं हमारे पास, जिसमें एक गिटहब क्लाउड है, एक गिटलैब क्लाउड है, एक बिटबकेट क्लाउड है। यही 3 फेमस क्लाउड है, गिटहब, गिटलैब और बिटबकेट। ये 3 ऐसे क्लाउड हैं जिनके ऊपर हम अपना कोड क्या कर सकते हैं। ये क्लाउड ही है, जिस तरह गूगल ड्राइव है ना, वही कंसेप्ट के मल्टीपल जगह कॉपी भी बनाएगा, सारी चीज़ें, लेकिन ये गिट के साथ कनेक्टेड होते हैं। गिट से कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर वो सारे फीचर होते हैं जो गिट के अंदर गिट जो प्रोवाइड करता है। यानी हम अपने वर्जन को भी एक्सेस कर सकते हैं, उन वर्जन के अंदर किसने क्या कोड लिखा है वो भी देख सकते हैं, और ये कोड को भी मर्ज हुआ वो हमें नज़र आ जाएगा, और हम जितने मर्जी कोड कमिट कर सकते हैं। लाइक हमने इसको इशू डिस्कस किया था ना कि हमने प्रोजेक्ट के एंड पे क्लाउड पे रखना है या एक दिन के बाद रखना है। अब गिट और कोई भी जो क्लाउड है, गिटहब, बिटबकेट या गिटलैब, ये अपॉर्चुनिटी देता है आप चाहे 1-1 मिनट के बाद कोड रखते रहें क्लाउड पे। आपने एक लाइन लिखी आप उसको रख दें, या आपने एक सेक्शन बनाया उसको रख दें। हम नॉर्मली क्या करते हैं, 2-3 घंटे के बाद कोड क्लाउड के ऊपर रख देते हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने में हमें टाइम नहीं लगता, मिली सेकेंड लगते हैं। लाइक समझो लेस देन सेकेंड के अंदर हम कोड अपलोड कर देते हैं क्लाउड पे। अगर हम ड्राइव पे रखने बैठे हैं तो वो हमें काफ़ी टाइम लगता है ना। अब चूंकि सारे काम गिट ने करने हैं तो हमने गिट की एक कमांड चलानी होती है जो क्लाउड के ऊपर हमारा कोड पुश कर देती है। यहाँ तक कोई मसला या मसाइल सही है? तो अब होगा क्या,
तो अब हमारा फ्लो क्या होगा कि हमने क्या करना है कि एक हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट फोल्डर हम बनाया हुआ है जिस तरह हम पहले भी बनाते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर। अच्छा, उस प्रोजेक्ट फोल्डर को सबसे पहले उसके अंदर हमें उस प्रोजेक्ट फोल्डर को कैसे पता, अभी देखो अभी भी तो हमारा ये प्रोजेक्ट फोल्डर ही है, लेकिन कैसे पता है कि ये वाला प्रोजेक्ट फोल्डर वो है जिसमें गिट मैनेजमेंट करे या नहीं है वो, तो हमें कैसे पता लगेगा ये चीज़ करने के लिए? ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा खुद से, हमें खुद से बताना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट फोल्डर इसके अंदर गिट इन्वॉल्व है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, गिट इनिट, गिट इनिशियलाइज। हम एक दफ़ा ये कमांड चलाते हैं जिससे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर गिट को इनिशियलाइज कर देते हैं, जिसका मतलब क्या है कि इसके अंदर अब गिट चल रहा है, चालू, इसमें गिट चलना शुरू हो गया ताकि हम गिट की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब गिट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें गिट का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। अच्छा, ये गिट का सॉफ्टवेयर हमें मिलेगा कहाँ से? गूगल से। तो हम क्या करेंगे, गिट डाउनलोड, सिर्फ गिट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा। मैक, विंडो या लिनक्स के लिए आप गिट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि हम यहाँ से अपने गिट के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, फिर वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। जब सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम गिट की कमांड चला सकते हैं, गिट इनिट, और ये कमांड हमने एक दफ़ा चलानी है एक प्रोजेक्ट फोल्डर में, ताकि उससे हम बता सकें कि ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, इसके अंदर अब गिट को हम कंट्रोल दे दिया, हमने इसको क्या दे दिया, कंट्रोल दे दिया। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके सिस्टम में जब आप ये इस लिंक से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे कि गिट इंस्टॉल हो गया है? आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है, उसके अंदर लिखेंगे गिट --- वर्जन। अगर ये कमांड चल गई तो समझो कि गिट इंस्टॉल हो गया। अगर नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे और ये कमांड चलाएंगे, अगर तो चल गई तो समझो गिट इंस्टॉल हो गया, अगर नहीं चली तो समझो नहीं हुआ। तो मैं ये भी आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपने गिट --- वर्जन चलाना है, मतलब आपका गिट आपके पास डाउनलोड हो गया और आपके सिस्टम में चल रहा है। अब आपने एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया, उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आपने गिट को इनिशियलाइज करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हम एक यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर बनाते हैं बाहर, टेस्ट के नाम से या प्रोजेक्ट ए के नाम से बना लेते हैं, प्रोजेक्ट ए, ठीक है। अब ये हमने बना लिया। अब ये एक फोल्डर है, लेकिन ये एक अब सादा फोल्डर है। ये क्या है? एक कंप्यूटर में जैसे हम न्यू फोल्डर करते हैं, वो एक सादा फोल्डर है। अब इसको हमने गिट का फोल्डर बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि गिट इसके अंदर अपनी सारे काम जो एक इंसान ने काम करने थे, कोड को मर्ज करना, पुश करना, क्लाउड पे भेजना, वर्जन्स बनाना, ये सारे काम कौन कर सके? गिट कर सके। तो ऐसा करने के लिए फिर हमें इस फोल्डर को कौन सा फोल्डर बनाना पड़ेगा? गिट। अभी के लिए ये गिट का फोल्डर नहीं है। अगर मैं इसको ओपन भी करता हूं तो अभी ये खाली फोल्डर है। इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूं index.html, तो अभी तक भी ये गिट का फोल्डर नहीं है। तो इसमें एक फाइल बन गई, अभी भी गिट का फोल्डर नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा गिट वाला शामिल नहीं है। इसमें एक सादा फाइल है, सादा फोल्डर है। अब इसको हमने गिट का फोल्डर बनाना है। तो गिट का फोल्डर बनाने के लिए इस फोल्डर को हमें टर्मिनल में ओपन करना पड़ेगा। जिस तरह हम प्रोजेक्ट कोड खोलते हैं, VS कोड, इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। इसमें हमने आगे लिखना है गिट इनिट। इसको आप VS कोड में भी कर सकते हो। आप ये वाला फोल्डर VS कोड में ओपन कर लो, जैसे हम ओपन फोल्डर करते हैं ऐसे हो जाए। और यहाँ पे आपको पता है ना, हम टर्मिनल निकाल लेते हैं, ऊपर जाके ना न्यू पे न्यू टर्मिनल, तो ये टर्मिनल आ जाएगा। तो ये टर्मिनल इस फोल्डर से कनेक्टेड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिट INIT इनिट। तो इसका मतलब गिट इनिशियलाइज्ड।
तो वो अगर तो ये वाली कमांड का रिजल्ट आपको इस तरह से आता है तो आप समझेंगे कि गिट क्या हो गई है, इनिशियलाइज हो गई है। अब आपको कैसे पता लगेगा गिट इनिशियलाइज हो गई है? आप इस फोल्डर में जाएंगे और अपनी हिडन फाइलों को शो करेंगे। विंडो के अंदर हिडन फाइलें शो करने के लिए वो ऊपर जाके व्यू में जाके हिडन को ट्रू करते हैं तो ये फोल्डर आपको आ जाएगा। आपको अगर मैं दिखाऊं विंडो, ये शिफ्ट टैब डॉट दबाता तो आ जाती है विंडो हिडन, ये नज़र आ रहा है। शो में गए, विंडो में गए, हिडन आइटम्स उनको ट्रू कर दें तो आपको हिडन फाइलें भी शो होना शुरू हो जाएंगी। दिस पीसी में गए, यहाँ पे और भी विजिबल है, उस फोल्डर में गए, हिडन आइटम के ऊपर क्लिक किया तो आपको हिडन फाइलें शो होने लग जाएंगी। अब आपको हिडन फाइल शो हो गई। अब इसमें एक गिट का फोल्डर बन गया। ये गिट वो पर्सन है, वो बाबा है जिसने वो हमारे लिए इंसानों वाला काम करना था। कौन कौन से काम करने थे अभी मैंने बताया, कोड को ऑटो मर्ज करना है, फिर उसके वेरिएंट बनाने हैं, फिर उसको क्लाउड के ऊपर स्टोर करना है। ये सारे काम किसने करने हैं? गिट ने करने हैं। तो गिट का फोल्डर आ गया तो इसका मतलब अब जिस भी फोल्डर के अंदर गिट का फोल्डर आ जाए उसको हम सादा फोल्डर नहीं बोलेंगे, उसको हम रेपो या रिपोजिटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेपो या रिपोजिटरी, गिट रिपोजिटरी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गिट इन्वॉल्व है। ऐसा फोल्डर जिसके अंदर आपने गिट को इनिशियलाइज कर दिया है उस फोल्डर को क्या बोलते हैं? रेपो या रिपोजिटरी। तो ऐसे फोल्डर को हम जिसमें गिट ऐड कर दें उसको रेपो या रेपोजिटरी बोलते हैं। गिट रिपोजिटरी या गिट रेपो। समझ आई या नहीं आई? तो हमने क्या कर लिया, हमने 3 मसले थे हमें। एक था कि हमने कोड सेव करना है तो क्लाउड पे लेके जाना है, तो हमने कहा कि हमें मैन्युअली एक एक फाइल को क्लाउड पे ना रखना पड़े, हमारे लिए ऑटोमेटिक काम हो। तो ऑटोमेटिक काम करेगा गिट, तो गिट इसलिए हमने यूज़ किया। दूसरा मसला था कि कोड को मर्ज करना है, वो भी गिट करेगा, इसलिए गिट को यूज़ कर लिया। तीसरा वर्जन बनाने हैं ताकि अगर एक मसला आ जाए तो हम पुराने वर्जन के ऊपर वापस जा सकें। तो ये सारे काम कौन करेगा? गिट करेगा। तो अब एक सादा फोल्डर को गिट का फोल्डर यानी रेपो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? गिट इनिट, गिट INIT इनिट। समझ आएगी या नहीं आई? पुश तो अभी किया ही नहीं, अभी तो हमने एक फोल्डर बनाया है उसमें गिट इनिशियलाइज किया है। हाँ हाँ, देखो हमने एक दफ़ा ही प्रोजेक्ट का फोल्डर तो खामोश हो जाएगा। हम एक ही दफ़ा जब भी हम प्रोजेक्ट कोई बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक ही दफ़ा में उसका फोल्डर बनाते हैं ना। तो हमने एक ही दफ़ा इसका फोल्डर बना दिया। अब जब तक इसमें काम कर रहे हैं तो यही हमारा फोल्डर है ना, तो ऑलवेज इसी को आगे ओपन करना है। ये फोल्डर अगर डिलीट हो जाए तो इसके लिए हमें इसको इसीलिए क्लाउड पे लेके जाना है। तो गिट क्लाउड नहीं है। तो मैंने बोला था गिट के साथ मिलके कुछ क्लाउड हैं जो गिट के साथ काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन वाले अपने कोड को जो कि गिट के साथ मैंने इनिशियलाइज किया है उसको क्या करना पड़ेगा? इन वाले क्लाउड के ऊपर, यहाँ पे क्लाउड के ऊपर उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। गिट मैनेज करता है और गिट क्लाउड नहीं है। गिट का काम है मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट यानी फोल्डर को गिट की रेपो बनाना, फिर कोड को क्लाउड पे पुश करना, भेजना, फिर क्लाउड से कोड को लेके आना, उसके अलावा कोड के वर्जन बनाना, कोड की मर्जिंग करना, ये गिट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। तो वो अपने काम करेगा, वो क्लाउड नहीं है, यानी वो सर्वर नहीं है, वो ऐसी स्पेस नहीं है जिसके अंदर डाटा स्टोर हो सकता है। वो है गिटहब, गिटलैब और बिटबकेट। तो हमें फिर अगर ये वाली फोल्डर, इसका मतलब है उसको हमें रखना पड़ेगा क्लाउड पे। ये क्या है हमारे लिए? क्लाउड। तो हम जिस तरह हमारे पास गिट की रेपो हमारे लैपटॉप में है, ये हमारा लैपटॉप है ना, ये हमारा लैपटॉप है,
ये हमारा जो है क्लाउड है। तो जिस तरह हमने गिट रेपो यहां बनाई है, तो इसका मतलब है सेम गिट रेपो हमें, एक गिट रेपो हमें क्लाउड पे भी बनानी पड़ेगी। एक गिट रेपो हम अपने लैपटॉप में बना रहे हैं, एक गिट रेपो हमें क्लाउड पे बनानी पड़ेगी। और फिर जब दोनों रेपो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, फिर हमारा जो गिट है वो कोड को क्या कर सकेगा, पुश कर सकेगा। उसको बोलते हैं पुश करना। पुश मतलब धक्का लगाना, धकेलना। तो वो हमारे लैपटॉप से कोड को उठा के कहाँ रख देगा, क्लाउड वाली रेपो में रख देगा। अब लेट्स सपोज ये वाला हमारा फोल्डर, हमारा लैपटॉप ख़राब होने की वजह से या नया लैपटॉप लिया ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो उस केस में हम गिट को बोलेंगे कि मेरे पास कोड का फोल्डर नहीं है, तुम गिट यानी क्लाउड से मुझे कोड को ला के दो। उस लेके आने को बोलते हैं पुल। देखो हमने एक कोड किया, एक फोल्डर बनाया, उसमें कोई कोड किया, उसको गिट का फोल्डर बना दिया, गिट का फोल्डर बना के उसको क्लाउड पे रख दिया। अब हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया, अब हमने नया लैपटॉप ले लिया, अब नया लैपटॉप लेके दोबारा गिट को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं गिट को कहूँगा कि मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है, तुम क्या करो, वो क्लाउड पे जाओ, वहाँ से मुझे मेरा कोड ला के दो। वो वहाँ से कोड पुल करेगा और मेरे लैपटॉप में ला के रख देगा। सही है। इसको बोलते हैं कोड को पुल करना या कोड को क्लोन करना। ये एक ही बात है, क्लोन करना या पुल करना। तो पुश करना, कोड को अपने लैपटॉप से क्लाउड में लेके जाना। पुल या क्लोन करना, वापस लेके आना क्लाउड से। तो ऐसा फिर क्या करना पड़ेगा, अगर हम बगैर ये वाली रेपो गिट की बनाए बगैर कोड रखेंगे, तो फिर सारी मैनेजमेंट किसको करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातों का मकसद क्या था, हम ऐसे ड्राइव पे ना रख लें कोड, तो ड्राइव पे क्यों नहीं रख रहे, हमें फोल्डर बनाने पड़ेंगे V1 V2 V3 के, हमें मर्जिंग करनी पड़ेगी। जब गिट ही नहीं यूज़ कर रहे तो गिट के फीचर कैसे यूज़ होंगे। सारी डिस्कशन जो है ना वो हमारी यही है कि हमें ये काम खुद से ना करना पड़े, ऑटोमेटिक हो। तो जब हम गिट ही नहीं यूज़ कर रहे तो फिर कैसे यूज़ होगा। ये जितनी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो उसका क्या रिजल्ट है, हम यही बात कर रहे हैं कि खुद ना करना पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए। अगर हम इसको गिट का फोल्डर ही नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, यानी रेपो ही नहीं बनाएंगे, गिट इनिट ही नहीं करेंगे, तो वो सारे काम हमें खुद करने पड़ेंगे मैन्युअली, वो ऑटोमेटिक नहीं होंगे। तो समझ आ गई आपको। अच्छा, अब एक सबसे पहला स्टेप 1 तो क्या है, हमें कोड को सबसे पहला है कि हमने गिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, गिट इनिट करना है। उसके बाद अब डायरेक्टली हम कोड पे क्लाउड पे पुश नहीं करेंगे, पहले हम गिट से एक हेल्प लेंगे और उस हेल्प को कहते हैं वेरिएंट बनाना। क्या लेंगे, हेल्प वेरिएंट बनाना। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, दरमियान में एक वेरिएंट बनाएंगे जिसको हम कमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको मैं वेरिएंट ही बोल देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। अभी मैं क्लोन वाला कोड जो है ना वो सेपरेट ही करूँगा ताकि इसमें अगर हमने कोड पुश करना है ना, कोड पुश करना है तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसको वेरिएंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, वेरिएंट से पहले एक और स्टेप है, उसको हम बोलते हैं अपनी चेंजेस की को एक्नॉलेज करना या स्टेज करना। तो चेंजेस को तो अगर आपने अपने लोकल सिस्टम से कोड पुश करना है यहाँ से, तो आपको ये बीच वाले 2 स्टेप भी करने पड़ेंगे। अच्छा, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि कोड को अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में हमने नई चेंजेस की, तो गिट कहता है कि हो सकता है कि मैंने 10 चेंजेस किए हों और 10 चेंजेस में से 8 चेंजेस ऐसे हैं जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए किए, 2 चेंजेस या 2 फाइलें ऐसी थी जो वैसे मैं अपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा था, उसको मैं सेव नहीं करना चाहता। तो गिट कहता है कि आप वेरीफाई कर लो किन किन फाइलों को सेव करना चाहते हो या स्टेज करना चाहते हो, किन किन को नहीं करना। तो हम इसको स्टेज बोलते हैं। तो हम कहते हैं गिट, एक कमांड चलाते हैं गिट ऐड। क्या चलाते हैं, गिट ऐड।
अगर हम गिट ऐड -a चला दें ना तो उससे क्या होता है कि जितनी फाइलें मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में चेंज शुदा हैं वो सारी की सारी स्टेज में आ जाती हैं, ठीक है। फिर उन स्टेज में आने वाली फाइलों को हम एक वेरिएंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं गिट कमिट। क्या बोलते हैं? गिट कमिट। और उसके साथ एक मैसेज भी हम डालते हैं, जैसे मैंने ये फाइलें की हैं हेडर या कुछ भी ऐसा बनाया तो गिट कमिट किया। कमिट का मतलब है वेरिएंट बनाना। जब भी कमिट होगा एक वेरिएंट बन जाएगा। जितने 5 कमिट किए 5 वेरिएंट, 10 कमिट किए 10 वेरिएंट। फिर हम कमांड चलाते हैं पुश की, कमिट करने के बाद तो हम चलाते हैं गिट पुश। आगे हम अपने क्लाउड का नेम देते हैं कि हमें कहाँ पे पुश करना है कोड। तो इस तरह से हम कोड पुश करते हैं। और जब हमने कोड लेना हो तो डेफिनेटली फिर तो मुझे ये कमांडें नहीं चलानी पड़ेंगे ना। तो फिर क्या होगा, फिर मेरे पास ये कोड यहाँ से डायरेक्टली आएगा, जिसको हम पुल या क्लोन बोल रहे हैं। लेने के लिए तो नहीं चलानी पड़ेंगे ना, कौन सा मैंने ऐड करना है और कमिट करना है। लेने के लिए गिट पुल या गिट क्लोन। अगर भेजना है तो फिर सबसे पहले गिट ऐड, फिर गिट कमिट और गिट पुश, 3 कमांडें चलानी पड़ेंगी कोड क्लाउड के ऊपर भेजने के लिए। अच्छा, ये काम ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा, हमें ज़रूरी नहीं कि खुद से करना है। ये ऑटोमेटिकली भी मैं VS कोड से आपको करके दिखा दूंगा, और हमें खुद भी अगर करना हो तो हम कर सकते हैं। समझ आ गई या नहीं? तो सबसे पहले जिस तरह हमने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में गिट का गिट का फोल्डर बना लिया है, अब उसके अंदर हमें स्टेज करना है, कमिट करना है और फिर क्लाउड पे लेके जाना है। लेकिन हमारे पास तो अभी कोई क्लाउड का अकाउंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले अकाउंट बनाएंगे। किसी भी तीनों क्लाउड में से बना सकते हैं, लेकिन हम गिटहब पे जाएंगे क्योंकि गिटहब ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम लिखेंगे गिटहब, ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब जैसे ये वेबसाइट आएगी तो आपने यहाँ पे क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है। मेरे पास अकाउंट है तो मैं साइन अप नहीं करूँगा, आप लोगों ने साइन अप करना है। एक काम करना है, साइन अप करते हुए शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एक अपना यूनिक नाम फाइंड करना है ताकि उसी के नाम से सारे आपके अकाउंट हों, ताकि आप कुछ भी ना डमी नाम ना रखें। तो मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, मैं उसमें लॉगिन करूँगा। ये मुझे लॉगिन करने के लिए कह रहा है कि अपना ऑथेंटिकेशन कोड दें। शायद मेरे पास ऑथेंटिकेशन कोड भी है। मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, कोड डालता हूँ इसके अंदर। तो आप लोग भी डेफिनेटली जब लॉगिन करेंगे तो कोड ऐड करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये अब गिटहब का ना एक व्यू आ गया आपके पास, ठीक है। जब आप इसको लॉगिन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे ना, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। अच्छा, अब आपकी प्रोफाइल बन गई तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू रिपोजिटरी। मैंने आपको रिपोजिटरी का मतलब समझाया क्या है। ये एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर गिट इनिशियलाइज होता है। ये एक ऐसा फोल्डर है। अब आप बोलेंगे हमने तो गिट इनिशियलाइज कर ली है अपने लैपटॉप में, लेकिन वो हमने लैपटॉप में किया है। तो मैंने आपको डायग्राम में क्या समझाया था कि हमें गिट रेपो अपने लैपटॉप में भी चाहिए और वो क्लाउड में भी चाहिए। तो क्लाउड में बनाने का तरीका क्या है कि आप ये प्लस पे क्लिक करते हैं और न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं। जब ये बनाते हैं तो वो कहता है कि रिपोजिटरी का नाम क्या रखना है, रिपोजिटरी का नाम क्या रखना है। तो नाम हमने लोकल में क्या रखा है, प्रोजेक्ट ए। तो हम सेम, ज़रूरी नहीं सेम रखना है, मैं सेम रख देता हूँ प्रोजेक्ट ए, ताकि हमें पता लग जाए कि दोनों जगह हमारा सेम नाम है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए बड़े वाला, तो प्रोजेक्ट ए। अच्छा, फिर ये कहता है कि आपने इसको पब्लिक बनाना है या प्राइवेट बनाना है। तो इसका क्या मतलब होगा, पब्लिक का मतलब कोई भी आपके अकाउंट से देख सकता है, प्राइवेट का मतलब सिर्फ हम देख सकते हैं। तो हम अभी के लिए तो पब्लिक बना लेंगे। उसके अलावा ये कुछ फाइलें कह रहा है, इसको आपने क्लिक नहीं करना, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना। अब जैसे ये क्रिएट करेगा ना रिपोजिटरी, तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे, अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि अभी तो हमने कोई भी कोड पुश नहीं किया। अब वो यहाँ पे कुछ कह रहा है कि आप अपने कंप्यूटर में जाएं, जाके गिट इनिट करें। तो हमने गिट इनिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कर ली है। फिर ये ऐड कह रहा है, कमिट कह रहा है और रिमोट ये वाली कमांड कह रहा है चलाओ। तो हम क्या करते हैं, हम इसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। गिट
इनिट हो गया। ऐड के लिए हम रीडमी एमडी नहीं करेंगे, गिट ऐड -a चलाएंगे। तो हम अपने इसमें जाते हैं जहाँ पे हमने गिट को इनिशियलाइज किया था, तो हम क्या करते हैं गिट ऐड -a। तो जब ये कमांड चलेगी तो ये वाली आपको लाइन याद आनी चाहिए कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए कोड पुश करने के मामले में। अब हमने आगे कहाँ जाना है, वेरिएंट बनाना है। तो वेरिएंट बनाने के लिए कमांड मैंने क्या बताई थी, गिट कमिट -m मैसेज, कोई भी मैसेज। मैंने ये कोड इसलिए किया है, कुछ उर्दू में भी लिख सकते हैं बट बेहतर है इंग्लिश में लिखें, लाइक HTML फाइल क्रिएटेड, कुछ भी ऐसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये देखो वो कह रहा है कि मैंने 2 फाइलें जो हैं वो चेंज हुई हैं, वो मैंने क्रिएट कर ली हैं, सारी डिटेल ये दे रहा है गिट कमिट। तो अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, वेरिएंट तक। अब आगे हमने क्या चलाना है, पुश चलाना है ताकि कोड हमारा क्लाउड पे पहुंच सके। लेकिन हमारी लोकल रेपोजिटरी और हमारी क्लाउड वाली रेपोजिटरी के अंदर क्या बनाना है, हमने कनेक्शन बनाना है। देखो जब तक कनेक्शन नहीं होगा तो उसको कैसे पता लगेगा ये आपकी रिपोजिटरी है या आपकी फाइल है, तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे एक कमांड होती है, ये गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये कमांड शो करती है कि आपका कनेक्शन इस रिपोजिटरी से बन चुका है। तो आपने ये वाली कमांड एक दफ़ा, हर एक नया प्रोजेक्ट बनाने में 3-4 काम करने हैं। एक क्लाउड पे रिपोजिटरी बनानी है, एक लोकल में रिपोजिटरी बनानी है, एक गिट इनिट 1 टाइम करना है और गिट रिमोट ऐड ओरिजिन भी 1 टाइम करना है। बाकी की कमांड हम रेप्लिकेट करेंगे। तो हम ये वाली कमांड आगे एक दफ़ा, अब इससे क्या हुआ, हमारी दोनों चीज़ें आपस में लिंक हो गई। अच्छा, अब हम करेंगे गिट पुश ओरिजिन, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ये वाली कमांड चलाएंगे ताकि कोड हमारा क्लाउड में पुश हो जाए। तो जब हम ये कोड चलाएंगे तो वो मुझे एरर ये दे रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर URL पे कोड रखने की परमिशन नहीं है। वो परमिशन क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई और दूसरा अकाउंट लॉग्ड इन है। तो मैं उसको या तो रिमूव करूंगा, क्योंकि आपके पास तो होगा नहीं, मेरे पास एक दूसरा अकाउंट लॉगिन है, इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना वो वाला अकाउंट जो है ना वो रिमूव कर देता हूं। एक कंप्यूटर में एक ही सिर्फ गिट का वो हो सकता है। तो हम क्या करूँगा, मैं अभी आके यहाँ पे गिटहब वाला कुछ सर्च करूँगा, ये तो इसको मैं अभी के लिए जो है ना वो डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला एरर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपना कोई दूसरा अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है। मैंने अपने सिस्टम से सारे डिलीट कर दिए हैं। अच्छा, अब अगर मैं सारे डिलीट कर दूंगा ना, ये कहेगा कि अपना यूज़र नेम बताओ। अब यूज़र नेम वो है जो आप लोगों ने रखा हुआ है। मेरे अकाउंट का यूज़र नेम ये है github.com/devnaveed server। तो मैं उसको बताऊंगा। फिर कह रहा है पासवर्ड बताओ। तो पासवर्ड बताने के लिए हमने यहाँ जाना है अकाउंट के अंदर सेटिंग में जाके जाना है डेवलपर सेटिंग में पर्सनल एक्सेस टोकन और क्लासिक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने जनरेट न्यू टोकन क्लासिक पे क्लिक करना है। इधर आपने एक नया टोकन, मैं इसको नो एक्सपायरी डाल रहा हूँ, रेपो पे क्लिक करके आपने यहाँ पे एक टेस्ट करके जो है इसको मैं 30 डेज़ पे कर लेता हूँ। रेपो पे मैंने क्लिक किया, टेस्ट नाम उसका रख दिया और जनरेट टोकन। अब ये टोकन ये है ऑलरेडी है तो उसका नाम चेंज कर देते हैं। ये एक टोकन मेरे पास बन गया। ये टोकन मैं यहाँ पे आगे पेस्ट करूँगा। जब आप पेस्ट करोगे आपको नज़र नहीं आएगा लेकिन पेस्ट हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये कोड मेरा पुश कर देगा। तो ये एक दफ़ा ये करना पड़ेगा हमें कोड। अब मैं यहाँ पे आऊँगा अपने अकाउंट के अंदर और आके यहाँ पे देखूँगा, अगर
योर रिपोजिटरी, तो प्रोजेक्ट ए, ये वाली index.html फाइल थी जो हमने लिखी थी, वो मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। समझ आई आपको कि ये फाइल मेरे पास आ गई। अब इमेजिन करो कि मुझे एक नया कोड मैंने किया है, वो भी पुश करना है। लाइक मैंने CSS फाइल भी बना ली, तो इसी के अंदर हम आए, हमने बनाई style.css, तो उसमें हमने एक क्लास ABC को टारगेट कर लिया, उसमें कोई बैकग्राउंड कलर को रेड कर दिया, ठीक है। अब ये वाली फाइल भी मुझे पहुंचानी है क्लाउड पे। अब ये मेरी फाइल अभी कहाँ पे है, इधर तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब इसको यहाँ पे पहुंचाने के लिए ये 2 स्टेप से गुजरना है, 3 स्टेप से। तो पहला स्टेप क्या था, git add हाइफन, दूसरा स्टेप क्या था, सॉरी ये वाला टर्मिनल नहीं था, ये वाला था, git add हाइफन ए, दूसरा git commit मैसेज का नाम मे बी स्टाइल फाइल एडिट या क्रिएटेड, फिर तीसरा git push ओरिजिन मास्टर। अब ये 3 किए तो ये कोड पुश कर। अब ये परमिशन वगैरह नहीं पूछ रहा, क्योंकि एक दफ़ा ये क्या हो गया है, कनेक्शन बन गया। जब एक दफ़ा कनेक्शन बन गया तो ये बार बार नहीं पूछेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा अपनी रेपोजिटरी में, रिफ़्रेश करूँगा, तो मेरे पास ये एक और फाइल भी आ गई है जिसमें मैंने ये style.css जिसमें ABC डाला था। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये 2 कमिट्स भी लिखे हैं। 2 कमिट का मतलब क्या है, 2 वर्जन, पहला एक वर्जन लैदा था, दूसरा वर्जन लैदा था। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब अगर आप पुराने वर्जन पे जाना चाहते हो, ये दूसरा वर्जन है, ये उससे पीछे वाला वर्जन है, पहले वाला, ये इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप पुराने वर्जन पे चले जाएंगे जहाँ पे style.css फाइल नहीं थी। समझ आइए आपको। अच्छा, एक और फ़ायदा है, हम अगर इस तरह की रेपोजिटरी बनाते हैं तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये ग्रीन नज़र आता है। इस ग्रीन का मतलब ये है कि ये शो करता है कि मैंने किस दिन कितनी कंट्रीब्यूशंस की हैं गिट के ऊपर। अगर मैं लगातार कंट्रीब्यूशन करूँगा तो मेरी ये सारी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो अगर ग्रीन होगी तो उससे पता ये लगता है, अगर कोई बंदा किसी दूसरे पर्सन को हायर करना चाह रहा हो ना, तो वो उसकी गिट के अंदर देखता है कि ये बंदा कितना कंसिस्टेंट है, कि रोज़ कोड पुश कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर लेट्स सपोज आप डेवलपर हो तो आप रोज़ ही कोड पुश कर रहे होंगे ना, तो अगर आप रोज़ कोड पुश कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये इसका मेन टारगेट है। समझ आ गई आपको। अब अगर इसका एक ईजीएस्ट तरीका भी है, अगर हम इस सारे ईजीएस्ट वे से करना चाहें कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये सारी कमांड आपको याद नहीं हो रही, तो आप यही काम अपने VS कोड से भी अचीव कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एक नया फोल्डर बनाता हूँ प्रोजेक्ट B के नाम से। अब प्रोजेक्ट B के नाम से फोल्डर बनाया, प्रोजेक्ट B के नाम से क्या बना लिया, फोल्डर बना लिया। अब प्रोजेक्ट B के नाम के फोल्डर के अंदर अगर आप आएंगे तो ये वाला गिट रेपो है, ये नहीं, गिट की रेपोजिटरी है या नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें अभी गिट इनिशियलाइज नहीं है। तो मैंने इसमें एक फाइल बना ली, उसमें बेसिक HTML रख दी। आप यहाँ पे आइकन बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सोर्स कंट्रोल, इस पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि इनिशियलाइज रिपोजिटरी। क्या कह रहा है, ये क्या करेगा, ये गिट इनिट खुद कर देगा। जो हम कर रहे थे ये VS कोड ही कर देगा। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाएगी। अच्छा, उसके जब इनिशियलाइज हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास इस चेंजेस में ऑप्शन आ रही है कि इस चेंज को स्टेज कर लो। जो हम गिट ऐड वाला कमांड चलाते थे ना, ये प्लस का बटन है, मैंने प्लस किया तो ये स्टेज चेंजेस आ गए। नहीं समझ आई। अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ ना तो ये स्टेज चेंजेस में चला जाता है, यानी प्लस का मतलब है कि यहाँ तक कोड आ गया। अब कमिट करके वर्जन बनाना था ना, तो वर्जन में मुझे मैसेज डालना था। तो अगर आप यहाँ देखो VS कोड में ये स्टेज चेंजेस के बाद ये मैसेज का एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें मैं मैसेज डालूंगा मे बी इंडेक्स फाइल क्रिएटेड। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है,
कमिट, तो हमने गिट कमिट ही कराया था ना, अब गिट कमिट भी हो गया। तो अब समझो मैंने इनिट भी कर लिया एक नया फोल्डर बना के, स्टेज भी कर ली प्लस के बटन पे क्लिक करके, और कमिट के बटन पे क्लिक करके वर्जन भी बना लिया। अब क्या करना है, पुश करना है, पब्लिश करना है। तो पुश करने के लिए पब्लिश ब्रांच, अब पब्लिश ब्रांच करेंगे तो वो कह रहा है कि किस काउंट पे करना है, क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे कोई दूसरा लॉग्ड इन है, जो मेरा दूसरा अकाउंट है ना वो यहाँ पे लॉग्ड इन है, वो कह रहा है इस पे करना है, मैं कह देता हूँ उस पर। अब इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है कि पब्लिक रेपो बनानी है या प्राइवेट, यानी अगर आप VS कोड से करोगे वो गिट इनिट भी खुद कर रहा है, वो स्टेज भी प्लस के बटन पे कर रहा है, कमिट भी खुद कर रहा है, पब्लिश पे क्लिक करेंगे वो क्लाउड के ऊपर जाके आपकी रेपो भी खुद बनाएगा, और यहाँ पे पूछ रहा है कि पब्लिक रेपो बनाऊं या प्राइवेट, और कोड भी क्या करेगा, खुद ही पुश कर देगा। तो मैं उसको कहता हूँ कि पब्लिक रेपो बना दो। जैसे पब्लिक बनाएगा ये कोड क्या कर देगा, पुश कर देगा। अब जैसे पुश होगा तो मेरा अकाउंट के अंदर कोड चला जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, अकाउंट सक्सेसफुली पब्लिश्ड आ गया। अब इसको वो कह रहा है क्रिएट करो। अब ये क्योंकि मेरा दूसरे अकाउंट के अंदर है ये वाली रेपो, तो इसके अंदर आपको एक्सेस इसकी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो रेपोजिटरी है। VS कोड में अकाउंट कैसे अटैच होगा, ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये तो सोर्स कंट्रोल का, ये नीचे यहाँ पे देखो ये आइकन बना हुआ है प्रोफाइल का, इस अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट जो है गिटहब का लॉगिन है, मैं साइन आउट भी कर सकता हूँ, और आप यहाँ पे आओगे तो आपको साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके साइन इन कर लोगे। साइन इन करने के लिए ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ब्राउज़र पे, एक दफ़ा लॉगिन करेगा और वापस ले आएगा। तो दोबारा अपडेट किया, ये भी अच्छी चीज़ है कि अगर आपने दोबारा चेंजेस कर लिए, एक और फाइल बना ली है abc.css, अब ये एक और फाइल बन गई है। अब इसको भी गिट पे दोबारा लेके जाना है VS कोड से, तो दोबारा मुझे कहाँ पे, अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 भी लिखा आ गया है। मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, दोबारा क्या करूँगा, प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, स्टेज चेंजेस आ जाएंगी, फिर यहाँ पे मैसेज डालूंगा, फिर कमिट करूँगा और फिर पब्लिश ब्रांच। प्लस वाला बटन क्या काम करता है, गिट ऐड -a। देखो ना पहले हम क्या करते थे, स्टेज में लेके जाते थे, स्टेज में लेके गए, फिर कमिट किया, फिर पुश किया, तो वो 3 ही काम कर रहे हैं। पहले स्टेज में लेके जा रहे हैं प्लस के बटन से, कमिट के बटन से कमिट कर रहे हैं, और फिर पुश कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है इस वीक की कि जितनी भी हमने, कितनी टोटल असाइनमेंट्स हो गई हैं, 5 हो गई हैं। 5 की 5 असाइनमेंट आपने पब्लिश करनी है कहाँ पे, गिटहब के ऊपर। कर लेंगे ना? लेकिन अभी तो हम सब लोग लहदा ही काम कर रहे हैं ना, जब हम तीनों इकट्ठे करेंगे फिर हम कोलैबोरेशन को डिस्कस करेंगे। अभी तो हम अकेले ही कर रहे हैं, तो हमें क्लाउड वाला फीचर ही चाहिए था। जीमेल पे गिटहब का अकाउंट बनाना है। अगर जीमेल को क्या हो गया, तो बंद हो गया, तो फिर अल्लाह हाफिज़। जब आपकी जीमेल ही चली गई तो फिर आपके पीछे पीछे क्या बचा, जीमेल क्यों बंद होगा। गिटहब फ्री क्लाउड है। अच्छा ये फ्री है और अनलिमिटेड फ्री है, ये मज़ा है गिटहब का। अब इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट इसको ऑन करता है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, वो जो हम कोड करके रखते हैं ना, उस कोड को यूज़ करते हैं, उसको सेल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे उन्होंने एक गिटहब को-पायलट सॉफ्टवेयर बनाया है। वो गिटहब को-पायलट सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है, सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ना, कि माइक्रोसॉफ्ट फ्री में गिटहब क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड फ्री में क्यों दे रहा है जितनी मर्जी। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वो कोड जो हम रखते हैं ना गिटहब पे, उस गिटहब के कोड को यूज़ करके गिटहब को-पायलट बनाया है। अब को-पायलट पेड सॉफ्टवेयर है जो $20 में वो बेचते हैं, ऐसे ही है ना पर मंथ में। तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली कोड लिख पाता है। अब इतनी दुनिया गिटहब को-पायलट को यूज़ करती है, तो उन्होंने गिटहब फ्री दे के गिटहब को-पायलट बेच दिया। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह से हमने
चीज़ों को गैदर करना है। तो एक्चुअली ये डाटा लेने के लिए फ्री में देते हैं। हाँ जी, हमारे कोड से उन्होंने AI यूज़ करके गिटहब को-पायलट बना दिया, अब वो लोगों को बेचते हैं $20 में। वो अक्सर आपने देखा होगा, मैं कोड लिख रहा होता हूँ, मेरा कोड ऑटोमेटिकली लिखा जाता है, वो गिटहब को-पायलट की वजह से है, और वो मैंने परचेज़ किया हुआ है, इसलिए मैं $20 पर मंथ जो है वो उसको देता हूँ। तो टेक्निकली मेरे लिए तो गिटहब फ्री नहीं हुआ ना, मेरे लिए तो पेड ही हुआ, क्योंकि मैं $20 जो दे रहा हूँ उनको। लेकिन जो लोग वो फीचर इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए फ्री है, हैं? नहीं, वो नहीं हो सकता। समझ आ गई ना आपको? सब लोगों का इस वीक का टारगेट ये है कि गिटहब के ऊपर अपनी 5 असाइनमेंट को लेके जाना है। MS वर्ड की फाइल को भी गिटहब पे रख सकते हैं। मैक्सिमम इसकी लिमिट है 100 MB, यानी 100 MB से एक फाइल 100 MB से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। नहीं, एक रिपोजिटरी में एक फाइल 100 MB से ऊपर नहीं हो सकती, चाहे वैसे आप जितनी बड़ी मर्जी साइज कर लें, TB में कर लें, लेकिन एक सिंगल फाइल 100 MB से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑल सेट कर लेंगे ना? तो हमारा टारगेट, अब सब लोग अगर रिपीट कराएं कि हमने अगर गिट पे कोड पुश करना हो, अभी हम VS कोड वाला तरीका कर लेंगे, क्योंकि कमांड आपको चलाना मुश्किल लगेगी। VS कोड से करना, सबसे पहला काम क्या होगा? गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर VS कोड को ओपन करना है। स्टेप 3 क्या है? यहाँ पे आगे अपना अकाउंट गिटहब का लॉगिन करना है, इस आइकन पे क्लिक करके। स्टेप 4 क्या है? इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और इनिशियलाइज रिपोजिटरी करनी है, ये फर्स्ट टाइम ही आएगा। फिर कोई फाइल रखनी है, जैसे हमने एक और फाइल रख दी यहाँ पे, और उसको आगे यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है, फिर कमिट करके कमिट करना है, फिर पब्लिश ब्रांच कर देना है। तो ये सारे काम करेंगे तो आपका कोड कहाँ पे चला जाएगा? मुश्किल तो नहीं है ना, VS कोड से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट के फोल्डर में VS कोड को ओपन करके ये काम सब में रिपीट करना है, और आपको 5 असाइनमेंट आपकी कहाँ पे चली जाएंगी? क्लाउड पे चली जाएंगी। जिसको इशू आता है वो व्हाट्सएप पे डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम इसी वीक में ये माइलस्टोन, मैं आपको लिंक दे दूंगा जिसमें मैं आपसे मांगूंगा अपनी पुरानी 5 असाइनमेंट के लिंक, गिटहब के लिंक, जिसमें आपने अपने कोड गिटहब पे रखे होंगे। हमने कल डिस्कस किया था कि गिट पे पुश करने के लिए इन्होंने अभी पूछा कि ये 2 स्टेप क्यों है, डायरेक्टली हम पुश क्यों नहीं कर सकते, जिस तरह डायरेक्ट पुल ले लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वर्जन बनाना इम्पोर्टेंट है, यानी समझो V1, V2, V3, और जब हम वर्जन बनाते हैं तो उस पर मैसेज देना इम्पोर्टेंट है कि ये वर्जन जब मैं बना रहा हूँ अपने कोड का, तो इस पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने की है ताकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। तो इसलिए कमिट की कमांड लेता है, यानी ऐसा नहीं हो सकता गिट पुश से सारा कुछ ही हो जाएगा, कोड चला जाए। 3 कमांडें क्यों दी हैं पुश करने के लिए? ऐड से क्या होता है, हम अपनी मर्जी से लेट्स सपोज 10 फाइलें हमने बनाई हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ 5 वर्जन में ऐड करना चाहते हैं, 5 नहीं करना चाहते, तो ऐड की मदद से हम 5 को सेलेक्ट कर सकते हैं। कमिट से क्या होता है, वर्जन बन जाता है, उस पर हम नाम लिखते हैं। पुश से फिर कोड पुश होता है। तो इसलिए लहदा ये सारे स्टेप उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं आपका फोल्डर ओपन करता हूँ क्लास वाला, तो इसमें बहुत सारे हम डिफरेंट फोल्डर बनाते हैं। अब ये मुझे दिखा रहा है कि 10 फाइलें जो है ना वो चेंज हुई हैं। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये 10 फाइलें मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। अब प्लस देखो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि इन 10 में से हो, अब अगर खुद देखें यहाँ पे ये 3 फाइलें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने नहीं ना DS स्टोर क्रिएट की। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐड कर लिया। अब इसको ऐड कर लिया, ये वर्जन बनने के लिए ऐड हो गया, इसलिए ऐड की कमांड उसने लहदा से रखी है। तो इस पर क्लिक किया, ये भी ऐड हो गई, ये भी ऐड हो गई, ये फाइल ऐड हो गई, ये वाली फाइल ऐड हो गई, ये कर ली। अब ये वाली फाइलें मैं ऐड नहीं करना चाहता। अगर ये ना होता, सिर्फ गिट पुश होती, तो ये सारी पुश हो जाती जो मैं नहीं भी करना चाहता। तो अब मेरे पास कंट्रोल एटलीस्ट मैं जो पुश करना चाहता हूँ वो होंगी, जो नहीं करना चाहता वो नहीं होंगी। अब ये वाली रेडी है पुश होने के लिए। अब ये
ऐड करने के बाद भी डायरेक्ट पुश की कमांड वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दी, क्योंकि पुश के अगर वो डायरेक्टली पुश हो जाएगी तो फिर हम मैसेज नहीं बता पाएंगे कि ये जो फाइलें हैं इसका वर्जन कैसे क्रिएट करना है। तो इसलिए ऐड किया, ऐड के बाद यहाँ पे अपना मैसेज दिया कि हम ये मैंने जो फाइलें चेंज की हैं ये मैंने क्या किया है, मे बी क्लास कोड या कोई भी मैंने मैसेज लिखा, अब मैंने इसको कमिट किया। समझ आई? अब कमिट करने के बाद जब मेरा ये कोड सारा कमिट हो गया, अच्छा अब कमिट होने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं पुश करना चाहता हूँ अब, तो मैं गिट पुश पे क्लिक करूँगा तो वो मेरी ब्रांच को अपडेट कर देगा। तो ये तो कोड पुश हो जाएगा टेक्निकली। तो इसलिए ये मुझे यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे रहा है मल्टीपल, 3 ऑप्शन है मेरे पास, ऐड, कमिट और पुश, ताकि कोड हम पुश कर सकें। और पुल करने के लिए गिट पुल एक ही कमांड है, उससे पुल हो जाता है। अब आप लोगों का भी जितने भी मैंने यहाँ पे आपकी कोर्स में असाइनमेंट्स दिए हैं, आपकी बुक्स जो हैं, CSS गिट का जो हमने काम पढ़ा है, HTML, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक रेपोजिटरी से मिल जाती है। अगर हम वो एक्सेस भी करना चाहें, ये वाले, तो इस वाले पाथ पे अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, उसमें से बुक, CSS, HTML, असाइनमेंट्स, हर चीज़। तो अब अगर हम गिट पढ़ रहे हैं तो उसका भी फोल्डर जैसे मैं पुश करूँगा वो आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से UI से नहीं करना तो मैं टर्मिनल से भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे वो कमांड चलानी पड़ेंगी, गिट ऐड, गिट कमिट, उसमें मैं मैसेज दूंगा कोई भी, जैसे क्लास कोड, और गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो कोड जो है वो पुश हो जाएगा। अच्छा, अब ये मुझे पुश नहीं करने दे रहा क्योंकि मैंने अपनी परमिशन कल कुछ अकाउंट्स मैंने उसके डिलीट कर दिए थे, तो उसको मुझे दोबारा से री लॉगिन करना पड़ेगा ताकि मेरे पास परमिशन आ जाए इसके ऊपर कोड पुश करने की। सही है? तो अगर सेम अकाउंट आपने जो लॉगिन किया हुआ है उस पर परमिशन नहीं है तो आप कोड पुश नहीं कर सकते। तो ये अभी मुझे इशू आ रहा है, लेकिन टेक्निकली आपको फ्लो समझ में आ गया है। अगर आपको पास परमिशन होगी तो आप कोड पुश कर पाएंगे। यानी लॉजिक ये है कि अगर किसी ने कोई अपनी पब्लिक रेपो भी बनाई हुई है ना, मैं उसमें भी कोड नहीं पुश कर सकता। ऐसे तो हम किसी भी रेपो में कोड पुश करते हैं, उसकी रेपो ख़राब कर सकते हैं। तो जिसकी रेपो होती है वो कोड पुश कर सकता है, या जिसको वो एक्सेस देता है वो कोड पुश कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी बंदा कोड पुश नहीं कर सकता। अच्छा, अब गिट में मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो पुरानी भी कोर्स चल रहा है ना, उसमें तो वो सेम मैं आप वाले फोल्डर में भी रख देता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिलती जाए। गिट कमांड्स .txt, तो ये कुछ कमांड्स हैं। अच्छा, ये कन्फिग भी सेट करनी पड़ती है। ये वंस टाइम, यानी जैसे आप कोई नया लैपटॉप परचेज करेंगे या अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ये कल हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये 2 कमांड चलानी है, गिट कन्फिग --- ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, ताकि आपका नेम जो है ना वो परसिस्ट हो सके। अगर आप यहाँ पे देखें ना, इसके ऊपर कमिट्स के ऊपर, तो यहाँ भी ये लिखा आ रहा है कि किस पर्सन ने ये कमिट जनरेट किया है। ये इसको कैसे पता लगता है किस पर्सन ने कमिट किया है? वो हम क्या करते हैं, गिट कन्फिग ग्लोबल यूज़र नेम, उसमें अपना यूज़र नेम आप जो दोगे, जो भी आपका गिटहब का यूज़र नेम है, और जो ईमेल है वो आपने एक दफ़ा कन्फिग्रेशन सेट करनी है ताकि आपका जो यूज़र नेम है वो वहाँ पे शो हो गया आपने कमिट किया है। ठीक है, तो ये वंस अ टाइम हमें करना पड़ता है जब भी आप नया लैपटॉप सेटअप करते हैं। फिर एवरी प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे आपको 2 कमांड चलानी पड़ती हैं, गिट इनिट और रिमोट ऐड ओरिजिन। मैंने बताया था ना कि ये 2 कमांड आपको चलानी पड़ती हैं एवरी प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे। और उसके बाद जैसे बाद में न्यू फाइल या कोई चेंज या कोई आपने डिलीट किया है चीज़, फिर आपको ये 3 कमांड चलानी पड़ती हैं, ऐड, कमिट और पुश। अच्छा, अगर हम VS कोड से कर रहे हैं फिर आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर VS कोड ही ऑटोमेटिकली इनिट भी कर देता है, वो रेपो भी क्रिएट कर देता है क्लाउड पे। बस आपने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, तो उससे फिर वो बाकी के सारा काम खुद से
कर लेते हैं। तो बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि हम VS कोड के साथ ही यूज़ टू हो जाएं, फिर आपको ये कमांड भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक दफ़ा सॉफ्टवेयर और ये 2 कमांडें तो चलानी पड़ेंगी इन केस फिर भी। तो आप एक दफ़ा अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करें, उसके बाद पुश करें तो इस वाले आइकन पे आके ऐड कमिट पुश करें तो वो हो जाएगा। मैंने ये बीच में ही आपके रख दी है यहाँ पे गिट के अंदर गिट कमांड डॉट txt, उसी रेपो के अंदर ही आ जाएगा। गिट के अंदर जाएंगे ना, वहाँ पे गिट कमांड्स करके। बाकी HTML में HTML की क्लासेज हैं, CSS में CSS की बुक्स हैं, असाइनमेंट्स जो मैं दे रहा हूँ वो हैं। ठीक है, तो इस वीक की असाइनमेंट क्या है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर कितनी हो जाएगी ये 6। तो ईजी सी असाइनमेंट है, इसके साथ हम टेस्ट की तैयारी करेंगे क्योंकि इस वीक जो है वो नहीं हो सका, तो नेक्स्ट वीक टेस्ट भी होगा और आप लोग साथ में ये वाला गिटहब वाला भी कर लेंगे। तो इस वीक इजी सी असाइनमेंट है आपके पास। ठीक है, और इसको आपने सबमिट करना है किस तारीख को? फ्राइडे किस दिन बन रहा है? आज 24 है ना, तो संडे है 30 बन रहा है। आसान है, 28 कर देते हैं इसको, 30 ही रहने दें। 30 तक आपने इसको अपलोड करना है और फॉर्म भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग सिर्फ 42 लोगों ने असाइनमेंट जमा कराई है, तो आप लोग देख लें उस हिसाब से कि आपको असाइनमेंट अपलोड करनी है या नहीं करनी। अभी मैंने बंद कर दिया है। जैसे नई असाइनमेंट मैं क्रिएट करता हूँ पुराना बंद कर देता हूँ। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको करना चाहते हो या नहीं। अच्छा जी, असाइनमेंट नेम बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी। इधर आपने अपनी गिटहब के गिट लिंक्स डालने हैं, सारे ही इधर डाल सकते हैं। ठीक है, कामा सेपरेटेड या वैसे जो है आप डाल लेंगे। हाँ जी, टेक्स्ट एरिया इसमें होता है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ डाल दिए, शॉर्ट लॉन्ग टेक्स्ट आ गया, तो इसको हम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ये आपको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये अपनी असाइनमेंट जो है ना इस वीक कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये आपका कोर्स में ये चीज़ें हो गई। आज हम अब नया एक फ़ोल्डर बनाने लगे हैं और उसको बोलने लगे हैं, उस पर अब हम डिस्कशन शुरू करने लगे हैं। एक नया मॉड्यूल, गिट एक छोटा सा मॉड्यूल था वो हमने कर लिया है। अब हम हर दिन स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं ना। तो दोबारा उसी में चेंज करके दोबारा ऐड कमिट पुश, तो उसका फिर कमिट ना क्रिएट करें ना। तो बार बार आप यूज़ करते जाएं, उसकी कमिट नहीं क्रिएट करनी। ऐड कमिट नहीं करना। वो अब हम इतने दिनों से एक फाइलें क्रिएट नहीं कर रहे, वो रोज़ हम उसमें चेंजेस करते जाते हैं, होती नहीं है, वो तो होती रहती हैं। जब तक आप ऐड कमिट नहीं करते तो फिर वर्जन नहीं बनता। कोई भी फाइल ज़रूरी, मेरे पास तो शायद अब डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, कोई ड्राइव पे ना कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि मेरे ड्राइव पे ऐसा क्या हो सकता है जो आप लोग भी स्टडी कर सकते हैं। कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन में यही कर लेते हैं लेट्स सपोज, बल्कि ये पीपीटी चल जाएगी। अच्छा, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, इसको डाउनलोड कर लिया है, मेरे पास डाउनलोड में आ गई ना। इसको सिंपली मैंने कॉपी कर लिया और
हम इसको जो है इसी आप वाली रेपो में कर दें या किसी और में करें, उसी अलग में कर लें ना। तो हम एक प्रोजेक्ट एक और बना लेते हैं, मे बी वर्ड प्रोजेक्ट, ये ऐसा कर देते हैं। तो इसको मैंने VS कोड में ओपन कर लिया और उसमें वो वाली फ़ाइल भी पेस्ट कर दी, ठीक है। अब ये डेफिनेटली इधर तो ओपन नहीं होगी ना, क्योंकि ये तो ओपन होगी PPT में या वर्ड में। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनिशियलाइज रिपोजिटरी। अब इस पर करेंगे तो ये बटन क्या करता है, गिट इनिट कर देता है, ठीक है। फिर हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है, फिर वर्जन बनाना है। तो लिखेंगे मे बी वर्कशॉप फाइल, फिर कमिट कर देना, फिर पब्लिश ब्रांच कर देना है। ये वाली फाइल भी गिट पे चली जाएगी। समझ आ गई? ऐसे होता है। सर असाइनमेंट पे लिंक सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे। मैं पुश कर देता हूँ ना, पुश करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी आपके पास। पुश वैसे हो नहीं रहा था, मैं कर दूँगा अभी थोड़ी देर में। इसको पुश करूँगा ना, ये असाइनमेंट में आ गई है 6, तो आप इधर से देख सकते हैं। ये अब छोटे छोटे काम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है।